नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स रिप्लाई जीएसटी लाइब्रेरी में। 1 जनवरी 2025 से ई-वे बिल और ई इनवॉइस में कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इसके लिए जीएसटी ने एक एडवाइजरी भी जारी करी है। आइए आपको लेके चलते हैं एडवाइजरी पे और बताते हैं कि क्या-क्या चेंजेस किए जा रहे हैं 1 जनवरी 2025 से। सबसे पहले दोस्तों आपको दिखाते हैं एडवाइजरी जो जारी करी है। यहाँ पे देखिए एडवाइजरी है। ये एडवाइजरी बात करती है 1 जनवरी 2025 से ई-वे बिल और ई इनवॉइस में क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं। सबसे पहला चेंज जो यहाँ पे किया जा रहा है वो किया जा रहा है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि इसे 2FA बोलते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या इसे कुछ लोग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी बोलते हैं। ये क्या होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन? इसमें दोस्तों क्या होता है कि आप जब भी किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, किसी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, तो एक जो जनरल मेथड होता है लॉगिन का वो होता है आईडी पासवर्ड। यानी कि ये तो बेसिक क्राइटेरिया है कि आपको आईडी और पासवर्ड एंटर करना पड़ता है तभी आप लॉगिन कर पाते हैं। लेकिन जिस तरह से वेबसाइट्स की हैकिंग की जा रही है और जिस तरह से जो ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ रहे हैं उसको रोकते हुए हर वेबसाइट पे ज़्यादातर आजकल ये आपको ऑप्शन मिलेगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। इसमें आपको एक लेयर ऑथेंटिकेशन की और बढ़ा दी जाती है जिसे हम जनरली OTP से जानते हैं। उसको शॉर्ट फॉर्म में आप OTP भी कह सकते हैं। यानी कि आईडी पासवर्ड के अलावा एक यूज़र के पास एक OTP जाएगा। वो OTP भेजने के कई मेथड होते हैं। वो हम बात करेंगे कि किस किस मेथड से डिपार्टमेंट आपको OTP भेज सकता है। लेकिन जब आप पासवर्ड के बाद वो OTP डालेंगे तभी आप अपने ई-वे बिल और ई इनवॉइस पोर्टल पे लॉगिन कर पाएंगे। इसी का नाम है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब ये OTP जो है ये कई तरीके से भेजा जाता है। पहला तो आपको सिंपल जो है वो मैसेज के जरिए OTP भेजा जा सकता है कि जो OTP है आपके सिम कार्ड पे जो नंबर है उस पर आपको आ जाएगा। दूसरा जो डिपार्टमेंट की संदेश ऐप है या डिपार्टमेंट की जो NIC शील्ड ऐप है वहाँ पे भी ये OTP रिसीव करने की फैसिलिटी है। यानी कि आप एक बार वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपना GST नंबर जो है वो उसमें आप रजिस्टर कर दीजिए। उसके बाद जितने भी OTP हैं आपके सिम पे ना जाके वो आपके ऐप पे जाएंगे और ऐप पे अपना OTP देख के आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप लॉगिन कर पाएंगे। दोस्तों अभी किसके लिए एप्लीकेबल है? अभी फ़िलहाल में जो पोजीशन चल रही है वो 100 करोड़ के ऊपर जो टर्नओवर है, यानी जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए ये मैंडेटरी है 20 अगस्त 2023 से, और जो 20 करोड़ से ज़्यादा जिनकी टर्नओवर है उनके लिए ये ऑप्शनल है 11 सितंबर 2023 से। ये अभी तक की सिचुएशन है। यानी कि सिर्फ 100 करोड़ से ज़्यादा जो टर्नओवर वाले टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए ये मैंडेटरी है। लेकिन 1 जनवरी 2025 से इसमें चेंज होने जा रहा है। यानी 1 जनवरी 2025 से ये मैंडेटरी हो जाएगा किसके लिए? ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए जिनकी टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है। यानी अगर आपकी टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है तो 1 जनवरी 25 से आप बिना OTP के लॉगिन नहीं कर पाएंगे। और अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके लिए जो ड्यू डेट है वो है 1 फरवरी 2025। 5 करोड़ वालों के लिए 1 फरवरी 2025। और बाकी सब जो टैक्स पेयर हैं यानी जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वो भी दोस्तों नहीं बच पाएंगे इस MFA से। उनके लिए जो मैंडेटरी डेट है वो है 1 अप्रैल 2025। यानी 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में ही ये सारी चेंजेस जो हैं वो इफेक्टिव हो जाएंगे। सिर्फ डेट्स अलग अलग हैं। 1 जनवरी 25 है 20 करोड़ से ऊपर टैक्स पेयर्स के लिए, 1 फरवरी 25 है 5 करोड़ से ऊपर वाले टैक्स पेयर्स के लिए, और 1 अप्रैल 2025 है बाकी सारे टैक्स पेयर्स के लिए। यानी मैक्सिमम डेट जो है वो 1 अप्रैल 2025 है जिसमें सारे के सारे टैक्स पेयर्स इस ऑथेंटिकेशन में कवर हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए डेफिनेटली ये फ्रॉड तो रोकता है लेकिन इससे टैक्स पेयर्स को भी तकलीफ आती है, क्योंकि जनरली कई बार ऐसा देखा गया है कि टैक्स पेयर्स की भी बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं या कई बार उनके जो कंसल्टेंट होते हैं वो उनसे ई-वे बिल जनरेट करवाते हैं। तो कंसल्टेंट्स को OTP लेना पड़ेगा जितनी बार वो लॉगिन करेंगे। अगर उनकी टीम कहीं और बैठी है, कंसल्टेंट कहीं और बैठा है, या सपोज टैक्स पेयर का अपना ही स्टाफ है जो ई-वे बिल जनरेट कर रहा है या इनवॉइस जनरेट कर रहा है, तो उसको भी OTP लेना पड़ेगा प्रोप्राइटर के नंबर से, जो भी नंबर आपका पोर्टल पे रजिस्टर होगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस भी नंबर पे आपको OTP रिसीव करने हैं वो नंबर आपको यहाँ पे रजिस्टर करवा के रखना है ताकि वो नंबर जो है वो टाइम पे एक्सेसिबल हो और वहाँ से आप OTP ले सकें। दूसरा जो बड़ा चेंज किया जा रहा है वो किया जा रहा है ई-वे बिल जनरेट करने की जो टाइम लिमिट है, मैक्सिमम टाइम लिमिट, उसको रेस्ट्रिक्ट करके 180 डेज कर दिया गया है। यानी कि 180 दिन के बाद आप कोई भी ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। 180 दिन कहाँ से लागू होगा? 180 दिन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट डेट, यानी कि जो भी आपकी डॉक्यूमेंट की बेस डेट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट 5 जुलाई 2024 का है तो आप उसको 180 दिन काउंट कर लीजिए। 180 दिन बनेंगे 1 जनवरी 2025 को। तो 1 जनवरी 2025 तक आप उसको जनरेट
कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो 180 दिन की टाइम लिमिट है, ये बहुत बड़ी टाइम लिमिट है। हालांकि 180 दिन से पहले ही लोग ऑलरेडी जनरेट करके उसको माल भी डिस्पैच कर देते हैं। बट इन रेयर केसेस अगर आपने इनवॉइस जनरेट कर दिया है या आपने चालान जनरेट कर दिया है और अपना माल डिस्पैच नहीं किया है फॉर एनी रीज़न, तो बट प्रैक्टिकली इतना ये फॉलो नहीं होता, बट अगर फिर भी आपने ऐसा किया है 6 महीने के अंदर अंदर आप उसको भेज सकते हैं। 6 महीने के बाद आप नहीं भेज पाएंगे। जनरली तो इनवॉइस और चालान बनाते ही लोग अपना माल डिस्पैच कर देते हैं, उसमें ज़्यादा गैप नहीं आता। तो ये बहुत से लोगों को इफेक्ट नहीं करेगा। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो अनअफेक्टेड रहेंगे इस अमेंडमेंट से। सिर्फ जो रेयर केसेस में जो जनरेट नहीं कर पा रहे थे उन पे ये इफेक्ट करेगा। दूसरा जो बड़ा चेंज किया गया है वो किया गया है रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ ई वे बिल। यानी जो ई वे बिल की एक्सटेंशन है उसके लिए भी मैक्सिमम टाइम लिमिट जो यहाँ पे दी है वो 360 डेज दी है। 360 डेज, ये भी बहुत बड़ी टाइम लिमिट है। मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स पेयर जो है वो इस प्रोविज़न से अनअफेक्टेड रहेंगे, बट फिर भी जिन लोगों के लिए इफेक्ट में आएगा वो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जिस भी डेट पे पहली बार अपना ई वे बिल जनरेट करेंगे उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं मैक्सिमम 360 डेज में। 360 डेट के बाद आप उसको एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल दिया है कि सपोज आपने कोई ई वे बिल 1 जनवरी 2025 को जनरेट किया है तो आप उसको मैक्सिमम 25 दिसंबर 2025 तक एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं नॉर्मल ट्रेड बैलेंस की बात करूँ, जैसे कि हम लोग अपना माल बेचते हैं, हमारे टैक्स पेयर जो अपना माल बेचते हैं वो अपना कोई ई वे बिल जनरेट करते हैं, माल डिस्पैच कर देते हैं। ई वे बिल की वैलिडिटी क्या होती है दोस्तों? अगर हम बात करें ई वे बिल की वैलिडिटी आपको पता हो तो कितनी होती है, आइए टैक्स जीपीटी से पूछते हैं। हमने टैक्स जीपीटी भी बनाया है, आपको हमने इस पे रिसेंट वीडियो लॉन्च की थी जिसमें हमने बताया था कि टैक्स जीपीटी से आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आइए इसका टेस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे टैक्स जीपीटी से पूछता हूँ कि व्हाट आर द टाइम लिमिट्स फॉर ई वे बिल एक्सटेंशन, राइट। मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा मैंने टैक्स जीपीटी से। अब देखिए इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये सारा एक्ट एंड रूल्स स्टडी करता है। जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो इसमें आपका 1-2 सेकंड का गैप आ जाता है। तो ये आ गया मेरा आंसर। देखिए ई वे बिल की वैलिडिटी जो होती है वो कैसे डिसाइड होती है, वो आप डिसाइड नहीं करते दोस्तों। ई वे बिल की वैलिडिटी जो है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड होती है अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द डिस्पैच टू डेस्टिनेशन। देखिए यहाँ पे आया है कि वैलिडिटी क्या लिखी हुई है लॉ में लिखा हुआ है वैलिडिटी पीरियड एन ई वे बिल जनरेटेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज जनरली वैलिड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड बेस्ड ऑन द डिस्टेंस। यानी कि जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग ई वे बिल की वैलिडिटी ऑटो कैलकुलेट होती है। कैसे कैलकुलेट होती है? अप टू 200 किलोमीटर वैलिड फॉर 1 डे। यानी कि अगर आपका डिस्टेंस अप टू 200 किलोमीटर है तो आपका ई वे बिल जो है वो 1 दिन के लिए वैलिड रहेगा। एंड फॉर एवरी एडिशनल 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ एन एडिशनल डे। यानी कि जितने जितने 200 किलोमीटर आपके ऐड होते जाएंगे उतने उतने दिन आपके उसमें ऐड होते जाएंगे। यानी 400 किलोमीटर की अगर आपकी डिस्टेंस है तो 2 दिन, 600 किलोमीटर है तो 3 दिन। ऐसे आपके डिस्टेंस जो है वो डिसाइड करता है कि आपका ई वे बिल की वैलिडिटी क्या रहेगी। तो यहाँ पे हम वापस चलते हैं कि ई वे बिल की वैलिडिटी आप समझ गए कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होती है। तो मैक्सिमम जो है वो डिस्टेंस कितना होगा आपका? अगर 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, तो इतने से ज़्यादा तो मान नहीं जाता, 3000 किलोमीटर। तो जनरली जो ई वे बिल की वैलिडिटी है वो ऑन एन एवरेज 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसे रहती है। तो यहाँ पे 360 डेज किसके लिए है? ये इतना लंबा पीरियड जो है ऑलमोस्ट 1 ईयर, 5 दिन का है ऑलमोस्ट। तो आपका जो 1 साल का टाइम लिमिट है ई वे बिल एक्सटेंशन का वो जनरली तो देखिए टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई 1000 किलोमीटर दूर भी माल भेजा तो उसकी वैलिडिटी क्या रहेगी? 10 दिन। 10 दिन में मान लीजिए ब्रेकडाउन भी हो गया आपके व्हीकल का तो आप उसको फिर से एक्सटेंड करेंगे, फिर से मान लीजिए वो 5 दिन के लिए या 10 दिन के लिए एक्सटेंड हो गया। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 30 दिन, ऐसे आपका 1 महीने के अंदर माल ऑलमोस्ट पहुँच जाएगा। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे ई वे बिल को कंटिन्यूस एक्सटेंड किया जाता है और माल पहुँचता ही नहीं है। जैसे शिप के केस में भी होता है कि मान लीजिए आपका माल शिप से जा रहा है तो शिप में रोड के मुकाबले ज़्यादा टाइम लगता है, डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ये रूल जो है वो अप्लाई करेगा। या कोई ऐसा टैक्स पेयर जो बार बार अपने ई वे बिल को एक्सटेंड कर रहा है और माल डिस्पैच ही नहीं कर पा रहा है या डिलीवरी नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे भी टाइम लिमिट काम करेगी 360 डेज़ की। यानी 360 डेज़ के बाद अब अपना माल को आप ई वे बिल का एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको नया इनवॉइस या नया चालान बना के ही अपना माल जनरेट डिलीवर कराना पड़ेगा थ्रू न्यू ई वे बिल।
तो यहाँ पे ये 3 बड़े चेंजेस जो हैं वो डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी करके बताए हैं। सारे चेंजेस हमने अपने पोर्टल पे अपलोड कर दिए हैं, आप पूरी एडवाइजरी वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। एडवाइजरी यहाँ पे अवेलेबल है, आप न्यूज़ सेक्शन में जाएंगे, न्यूज़ सेक्शन में जाने के बाद आपको ये एडवाइजरी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी एडवाइजरी मिल जाएगी। दोस्तों एडवाइजरी के साथ साथ हमने आपको टेक्स्ट जीपीटी पे भी एक वीडियो बनाई थी कि टेक्स्ट जीपीटी से आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप वो पूछ सकते हैं। टेक्स्ट जीपीटी इतना एडवांस है कि आपको पूरे एक्ट एंड रूल से निकाल के जवाब देगा कि कौन सा सेक्शन और कौन सा रूल आपके लिए एप्लीकेबल है और वो क्या कहता है। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, इसको हम धीरे धीरे पूरी वेबसाइट में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अभी हमने कुछ कुछ जगह पे इसको इनकॉर्पोरेट किया है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे आपको किसी भी सेक्शन को या रूल को समराइज़ करना है तो वो भी आप समराइज़ कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने सपोज रूल 16 ले लिया, रूल 16 ऑफ CGST रूल्स। अगर मुझे इसे समराइज़ करना है तो मैं इसे जस्ट क्लिक करूँगा समराइज़ रूल 16। तो यहाँ पे देखिए रूल 16 की पूरी समरी जो है वो जनरेट हो जाएगी कि ये रूल आसान भाषा में क्या कहता है, ताकि आपको बेयर एक्ट के साथ अपना सर ना खपाना पड़े। तो यहाँ पे देखिए आसान भाषा में पूरी की पूरी समरी जो है वो जनरेट हो गई। और ये समरी जो है वो सिर्फ आप इंग्लिश में नहीं, आप किसी भी लैंग्वेज में जनरेट कर सकते हैं। हमने इंडिया की जो पॉपुलर लैंग्वेज हैं, जो टॉप की 11 लैंग्वेजेस हैं, वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दी हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसी सेक्शन को अगर तमिल में देखना चाहूँ कि रूल 16 जो है वो क्या कहता है तमिल में सिंपल भाषा में, तो मैंने यहाँ तमिल सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पे मैंने इसकी समरी जो है वो जनरेट कर दी। तो यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी रूल 16 की समरी जो है वो जनरेट हो गई। आप यही चीज़ किसी भी सेक्शन और रूल के लिए कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने सब जगह पे ऑप्शन दे दिया है, आप हर सेक्शन रूल में इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमने आपको ऑप्शन दिया है केस लॉस को समराइज़ करने का। आइए चलते हैं किसी केस लॉस पे। मैं केस लॉस में गया, केस लॉस में आ गए हम। केस लॉस में भी सेम ऑप्शन हमने दिया है कि मान लीजिए ये केस आया है राजेंद्र कुमार कोठारी एंड अनदर वर्सेस वरुण कोठारी, GST का केस है। अगर आप इसको समराइज़ करना चाहें तो आप यहाँ पे इसको समराइज़ करेंगे, समराइज बाय टेक्स्ट जीपीटी इन इंग्लिश। तो समरी जनरेट करी मैंने, ये देखिए ये पूरी की पूरी समरी जो है वो इंग्लिश में जनरेट हो गई। आप इसको भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में जनरेट कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप समरी को जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह हम टेक्स्ट जीपीटी को धीरे धीरे पूरे वेबसाइट पे इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो हम HSN समरी में करने जा रहे हैं, यानी कि HSN रेट्स और GST रेट्स में अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप ये तीसरा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको HSN से रिलेटेड जो भी क्वेरी है, GST रेट से रिलेटेड जो भी क्वेरी है, वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। उसके नेक्स्ट फेज में हम इसमें केस लॉस में इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, यानी अगर आपको रेलेवेंट केस लॉस ढूंढने हैं, कोई केस लॉस में आपको क्वेश्चन पूछना है, तो वो भी आप टेक्स्ट जीपीटी से पूछ सकते हैं। आप इसको यूज़ करके देखिएगा टेक्स्ट जीपीटी को, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ऐसे जवाब आपके लिए ढूंढ के लाता है जो आपको जनरली गूगल पे या बाकी साइट्स पे नहीं मिलते। क्योंकि जीपीटी जो है वो बहुत एडवांस एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज़ करता है, और LLM मॉडल्स होते हैं जो आजकल आपने सुना होगा कि हर कंपनी जो है वो AI को यूज़ कर रही है। जितनी भी AIs हैं वो बेसिकली LLM मॉडल्स पे बेस्ड होती हैं। तो यहाँ पे हम LLM को यूज़ करके आपके लिए जवाब लेके आ रहे हैं। तो इसको आप एक बार यूज़ करके देखिएगा और फिर अपना फीडबैक दीजिए कि क्या आपको आपके सवाल का जवाब मिला या नहीं मिला। आप यहाँ से अपना फीडबैक हमें दीजिएगा। इस एडवाइजरी से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।